हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे। और इसके पहले के सारे चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं और तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है प्राइस एंड इन्फ्लेशन सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग। ठीक है, तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ हम लोग इन्फ्लेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया गया है ना इकोनॉमी के अंदर, और इन्फ्लेशन की क्या क्या सिचुएशन रही, कैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, फिर एक हाई आया इन्फ्लेशन का। ठीक है, और फिर कैसे डिक्रीज हुआ है, इस पे पूरा हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा है सक्सेसफुल टाइट रोप वॉकिंग, है ना। बिकॉज एक्चुअली देखो, आरबीआई जो है ना, आरबीआई का एक्चुअली में काम क्या है। आरबीआई के पास दो फंक्शन है। पहला तो प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ एंड प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इन दोनों में से उसको, और यू कैन से द कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑल्सो। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब सिंपल सा क्या है, इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। क्योंकि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन यही होती है कि इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन, राइट। तो आरबीआई का काम क्या है, फंक्शन क्या है कि प्राइस को स्टेबलाइज करना और विथ सपोर्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हुआ क्या, एक्चुअली में जब पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक आया तो हुआ क्या कि ग्रोथ जो है कम हो गई, आउटपुट फॉल हुआ, है ना, आउटपुट कम हुआ, जिसकी वजह से क्या ग्रोथ पे असर हुआ। तो इंक्रीज ग्रोथ, आरबीआई ने उस समय क्या किया, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी, और यू कैन से द लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बढ़ा दिया था। और वो कैसे बढ़ाते हैं आरबीआई, तो वो एक्चुअली रेपो रेट उन्होंने कम कर दिया था, है ना। ठीक है, रेपो रेट कम कर दिया था ताकि क्या हो, इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट ऑफ रेपो रेट एक्चुअली होता क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है। तो बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन पे कम इंटरेस्ट रेट पे लोन ले सकते हैं, जिससे होगा क्या कि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और मनी अगर इकोनॉमी के अंदर आ रही है, दैट मीन्स लोगों के पास ज्यादा पैसा है। अगर पैसा रहेगा तो लोग सिंपल से क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, है ना। तो स्पेंडिंग अगर इकोनॉमी में इंक्रीज होगी तो डिमांड बनी रहेगी, तो ये इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। ठीक है, हाई कंजम्पशन होगा एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ग्रोथ होगा। सिंपली ये कॉन्सेप्ट होता है आरबीआई का, टू सपोर्ट द ग्रोथ। लेकिन जैसे ही इन्होंने आफ्टर पैंडेमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया, तो हुआ क्या, प्राइजेस आफ्टर लॉकडाउन, इकोनॉमी में डिमांड तो बढ़ गई, लेकिन अभी भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन सही नहीं हुए, सप्लाई उसको जो है ना मैच नहीं कर पाए। ठीक है, सो ड्यू टू मिसमैच ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, प्राइजेस जो है ना गुड की जनरली इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है, और जैन 2020 में, जनवरी में जो प्राइजेस है ना, वो हमारा जो आरबीआई का टॉलरेंस बैंड होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को जो टॉलरेंस बैंड होता है वो कहाँ से कहाँ सकता है, 2% टू 6%। ठीक है, तो एक्चुअली अब वो 6% हो गई थी इन जैन 2022 में इन्फ्लेशन रेट, है ना। और इन फेब में क्या हुआ, फेब में वॉर हुई यूक्रेन के अंदर, और ड्यू टू दैट वॉर इंटरेस्ट रेट की उस वॉर के बाद वजह से हुआ क्या, जो कमोडिटी प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, और क्रूड ऑयल की प्राइजेस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो उससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड तो आरबीआई को क्या करना पड़ा टू रिड्यूस दैट इन्फ्लेशन। जो इन्होंने रेपो रेट इंक्रीज किया था उसको ये कम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब रेपो रेट कम करेंगे यानी उसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, रेपो रेट को कम करने का हाँ, एक्चुअली मतलब क्या है, सॉरी, रेपो रेट को अब ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। सॉरी, रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो रेपो रेट को ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ताकि क्या हो, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाए। तो फिर क्या होगा, जो मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो ये लिक्विडिटी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, सो एक्चुअली दिस वाज द सिचुएशन कि क्यों हम इसको टाइट रॉप वॉकिंग बोलेंगे, क्योंकि एक और आरबीआई को एक समय ऐसा आया था ड्यूरिंग द फेब 2022 जब वॉर हुई थी, तो उस समय सिचुएशन ये थी कि एक तो हमें ग्रोथ को भी सपोर्ट करना ही था, दूसरी ओर हमें इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी जो बैंड है उससे ऊपर जा चुका है, जो लिमिट आरबीआई की उससे ऊपर जा रहा है, जो उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टारगेट रखा हुआ है। तो दैट्स व्हाई दिस वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर आरबीआई टू कि करें क्या, इन्फ्लेशन को कम करे कि ग्रोथ को सपोर्ट करे। एंड दैट्स वाई कि एक और कुआं दूसरी ओर खाई, अगर हम लोग अगर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, है ना, बाय डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, तो होगा क्या, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। अगर इन्फ्लेशन को अगर डिक्रीज करना है तो ये रेपो रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ग्रोथ को हर्ट होगा। ठीक है, सो दिस वाज ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर आरबीआई, है ना। दैट्स वाई दे नेम इट सक्सेसफुल टाइट रॉप वॉकिंग। ठीक है,
वाई सक्सेसफुल, ऑफकोर्स अभी इन्फ्लेशन इज एक्चुअली दिसंबर में इन्फ्लेशन कितना हो गया था 5.7%, है ना, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ मैं 2022 में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे कॉल सक्सेसफुल बिकॉज बिलो 6% इन्होंने ला दिया, है ना। तो चलो ठीक है, दिस वाज बैकग्राउंड ऑफ दिस चैप्टर। इसी सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं मेनली, तो ऑफकोर्स जो रिटेल इन्फ्लेशन है और WPI, और फिर जो फ्यूल प्राइजेस जो है ना वो ग्लोबली जो है फॉल हो रही है, उस पर बात करेंगे। फिर कन्वर्जेंस ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कन्वर्जेंस ऑफ WPI एंड CPI। तो वी विल टॉक अबाउट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्चुअली कन्वर्जेंस क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए और किसी भी इकोनॉमी के लिए। देन हमारे अभी कंट्री में क्या सिचुएशन है इन दोनों के, ठीक है। देन वी विल ऑल्सो सी द फॉलिंग ऑफ इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन। फिर मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेजरमेंट इन्होंने लिया है, ऑफकोर्स मैंने बैकग्राउंड तो बता दिया, लेकिन वी विल सी हाउ दे इंक्रीजेस द रेपो रेट। फिर हाउसिंग प्राइजेस की बात कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस चैप्टर। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं थोड़ा बेसिक टर्म आपको इन्फ्लेशन के बता देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली दिस इज, ये दो इन्फ्लेशन होते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और दूसरा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। और ये दोनों इन्फ्लेशन का जो डिवीजन है बेस्ड ऑन द रीजन है। रीजन दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन होने का इकोनॉमी में क्या रीजन है। अगर वो सप्लाई साइड का रीजन है, ड्यू टू सप्लाई साइड हुआ है तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, और ड्यू टू डिमांड साइड इन्फ्लेशन आया है तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब ये समझते हैं कैसे सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो एक्चुअली जब भी इकोनॉमी में कोई सप्लाई शॉक आता है ना, सप्लाई शॉक कैसे हो सकता है, रॉ मटेरियल की प्राइजेस इंक्रीज होना या रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो जाना, है ना। सिंपल सी बात है, अगर अवेलेबिलिटी कम हो गई तो प्राइजेस इंक्रीज होंगी, है ना। सो ड्यू टू दिस रीजन होता क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि सप्लाई साइड का कोई ना कोई शॉक लगा रहता है, दैट व्हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हुई है, उसके वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगा। सो ऐसे इन्फ्लेशन को क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होगा, कि व्हेन द डिमांड इज वेरी हाई इन द इकोनॉमी, ठीक है, और सप्लाई जो है उसको मैच नहीं कर पा रही है, सप्लाई का मिसमैच हो रहा है विद दिस डिमांड, बिकॉज सप्लाई उतनी है नहीं, है ना। सो एक्चुअली यू कैन से दैट देयर इज टू मेनी मनी चेजिंग फ्यू गुड। जब थोड़ा ही गुड है और ज्यादा मनी है तो क्या होगा, उस गुड्स की प्राइजेस इंक्रीज होंगी, सिंपल सी बात है। सो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज इन डिमांड एक्चुअली, when the demand in economy outgrows the supply in the economy। so उसकी वजह से जो गुड्स की प्राइसेस में इंक्रीज आता है उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो आई होप कि आपको कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़े और भी हम इन्फ्लेशन के ऊपर टर्म समझेंगे, फिर ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो WPI और CPI, ये दो टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। इन दोनों में बस डिफरेंस इतना होता है कि जो वेटेज दिए होते हैं, है ना, वो अलग अलग दिए होते हैं। जैसे मतलब CPI है क्या, जो अलग अलग टाइप के गुड्स है ना, उन्हीं का प्राइजेस का बंडल है, उसकी उसी का इंडेक्स है। तो एक्चुअली WPI में क्या होता है, मोर वेटेज इज गिवन टू मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, ठीक है। और CPI में किसको वेटेज दिए गए हैं, फूड आइटम्स को। दैट मीन्स CPI कैप्चर्स CPI जो है ना कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन कैप्चर करता है, जबकि WPI प्रोड्यूसर लेवल पे कैप्चर करता है, बिकॉज यू कैन सी द वेटेज इज गिवन टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैंने, और यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग गुड, है ना, इन WPI। सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी के ऊपर अभी हम लोग आगे बात करेंगे WPI और CPI के ऊपर, ठीक है। नाउ हियर अगेन दो टर्म और हैं आपको जानने, जैसे जैसे कोर इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन। सो इफ समबडी simply saying inflation, okay, or headline inflation, so that is you can relate with रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन का सिंपली मीनिंग है कि प्राइजेस जो हैं गुड्स की उनमें इंक्रीमेंट होना, ठीक है। अच्छा, बट कोर इन्फ्लेशन ये क्या, क्यों ये डिफरेंस है विद मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो एक्चुअली कोर इन्फ्लेशन क्या करता है, जो वॉलेटिलिटी पार्ट है ना, वॉलेटिलिटी कंपोनेंट है जो इन्फ्लेशन का, वो एक्चुअली है क्या,
फूड और एनर्जी। क्यों फूड और एनर्जी? तो इफ यू सी, फूड और एनर्जी की प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होती हैं बिकॉज दे आर मेनी रीजन। फर्स्ट तो फूड की, तो बिकॉज ऑफ वेदर, अगर वेदर खराब हुई तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फूड की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, तो फूड की प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। दूसरा रीजन है एनर्जीज की। क्यों? बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, है ना, जियोपॉलिटिकल, क्योंकि ये एनर्जी प्राइसेस क्या है, किस कुछ मतलब कुछ लिमिटेड मतलब कुछ कंट्री हैं जिनके पास ये एनर्जी प्राइसेस हैं, जैसे कि ऑयल की प्राइसेस, जो ओपेक है वो कभी भी मतलब वो लोग सप्लाई कट करके ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वोलेटाइल कंपोनेंट है इन्फ्लेशन के अंदर, तो इसको जब एक्सक्लूड कर दोगे इन्फ्लेशन से, तो जो बाकी सब जो नॉर्मल गुड्स सर्विसेज हैं, अगर उनके इन्फ्लेशन मेजरमेंट करोगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन रिटेल इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। और ये याद रखना, सिंपल कोर इन्फ्लेशन में हम लोग क्या एक्सक्लूड कर देते हैं? फूड और एनर्जी प्राइजेस, ठीक है। ये कंपोनेंट हम लोग हटा देते हैं बिकॉज दैट आर वेरी वोलेटाइल। ओके, अच्छा, अब ये सारे आप टर्म आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट होता है विद दिस लाइन दैट इन द रिसेंट ईयर जो इंडिया में इन्फ्लेशन था वो कैसा था? बिलो आरबीआई टारगेट रेट 4% फ्रॉम 2017 टू 2019। इस ईयर में ये जो अपना इन्फ्लेशन था बिलो 4% था, जो कि आरबीआई का टारगेट होता है +-2%, जो कि रेंज हो जाती है 2 to 6, ठीक है। नाउ बट हुआ क्या इन 2022? सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन जो पुश किया इन्फ्लेशन को बियॉन्ड द आरबीआई अपर टॉलरेंस लिमिट, जो कि 6% है, उससे क्या हो गया? ये इन्फ्लेशन ऊपर हो गया। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट इन द रसिया एंड यूक्रेन, उसने क्या किया? उसने इस जो इन्फ्लेशन पहले से इंक्रीज हो रहा था, उसके पीछे रीजन था पेंडेमिक, उसने क्या किया? उसको और बढ़ा दिया, और इन्फ्लेशन जो है उसकी प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज हो गई, है ना। और उसमें मेन रीजन था क्रूड ऑयल एंड कमोडिटीज की भी प्राइसेस इंक्रीज हो गई। द रीजन बिहाइंड इट, ये दोनों सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने की वजह से, रसिया और यूक्रेन, रसिया बहुत ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बहुत सारी कमोडिटियां ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, सो दिस आर द रीजन बिहाइंड इट। नाउ ये सब होने की वजह से जो एडवांस इकोनॉमी है वहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अभी सारी कंट्रियां अभी पेंडेमिक से बेचारी मेहनत करके आई थी कि चलो ठीक है, पेंडेमिक से लड़ के आ रहे हैं, अब धीमे धीमे हम लोग लाइन पे आ जाएंगे, यानी मतलब ग्रोथ होगी। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि इन दो भाई साहब ने युद्ध ले लिया भाई, कि चलो क्यों शांति से रहने दिया जाए ठीक है। तो युद्ध होने की वजह से हुआ क्या अब कि पहले तो अब इंटरेस्ट रेट, अब सभी को क्या हुआ, जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां पे उनको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे कि आरबीआई को मैंने बताया कि वो रेपो रेट इंक्रीज करेंगे टू कर्ब इन्फ्लेशन, ठीक है, और रिड्यूस इन्फ्लेशन। आरबीआई क्या करेगी? रेपो रेट इंक्रीज करेगी। सिमिलरली जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, वो क्या करेगा? वो भी वहां का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा टू डील विद दिस इन्फ्लेशन। तो जब वो वहां पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो एक्चुअली ये जो एडवांस इकोनॉमी है ना, यूएस जैसी, इनका इंक्रीज करना इन्फ्लेशन अलग लेवल का इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू इंडिया। चलो उसको जरा समझते हैं कि क्यों इनका इंक्रीज करना इन्फ्लेशन अदर्स इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा हर्ट करता है ना, ये जरा समझते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे देखो, यूएस के अंदर, यूएस में जब फेड ना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, सो वहां पे क्या होता है, उन्होंने जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, है ना, तो जो इन्वेस्टर्स हैं ओवर द मतलब वो क्या करेंगे? उनके लिए या तो वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे उनको इंटरेस्ट रेट हाई मिले और इकोनॉमी कैसी हो, स्टेबल हो, है ना, इकोनॉमी में ग्रोथ हो, तो वहां पे वो लोग अपना फाइनेंसेस और इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली होता क्या है कि जो एडवांस इकोनॉमी है वहां पे इंटरेस्ट रेट लो होता है, और जो इमर्जिंग इकोनॉमी है ना, वहां पे क्या होता है? इंटरेस्ट रेट हाई होता है, ठीक है। जो अदर्स इकोनॉमी है लाइक इंडिया, इंडिया में इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है, इसलिए इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और भी कंट्रियां हैं ऐसे जो भी इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो जब ये यूएस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो वो इन्वेस्टर किधर चले जाएंगे? वो यूएस में मतलब इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यूएस इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट, तो अदर्स इकोनॉमी में जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहां पे कैपिटल आउटफ्लो देखने को मिलता है। कैपिटल आउटफ्लो मतलब वहां से कैपिटल निकल के यूएस में जाता है, तो उससे होता क्या है कि यूएस जो डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ेगी तो यूएस क्या होगा? अप्रिसिएट होगा। अगर यूएस अप्रिसिएट होगा तो होगा क्या कि मोस्ट ऑफ इकोनॉमी यूएस डॉलर में डील करती है, तो तुम्हें ज्यादा यूएस देने पड़ेंगे टू इम्पोर्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड,
तो क्या होगा, उससे और भी इन्फ्लेशन, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है वहां पे ये इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का एक और रीजन बन जाता है व्हेनेवर द यूएस और फेडरल रिजर्व इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एक सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये सब रीजनों की वजह से इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, जो कि अराउंड 6 था जैन 2020 में, है ना, वो कितना हो जाता है अप्रैल 2020 में 7.8% हो जाता है, जो कि पीक है हमारे इन्फ्लेशन का, ठीक है। बट हमारी इकोनॉमी कोई ऐसी तो है नहीं कि भाई कुछ कर नहीं सकते। हमारे आरबीआई के जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं और जो गवर्नमेंट है हमारी, उन लोगों ने बहुत सारे मेजरमेंट लिए। वो लोग भी मतलब ध्यान से जो भी है अलग अलग तरीके से अपना अपना जो भी अपना योगदान दे सकते हैं। आरबीआई ने अपनी ओर से इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और अभी भी इंक्रीज कर ही रही है। और जो हमारी गवर्नमेंट है, वो जो इम्पोर्ट इन्फ्लेशन होता है उस पर उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती वो उन्होंने कम कर दी। तो ड्यू टू दैट जो हमारा इन्फ्लेशन है वो अभी कितना है, दिसंबर में 5.7 हो गया। तो समझ रहे हो, 7.8 से 5.7 आ गया, जो कि बिलो 6 है, जो कि टॉलरेंस बैंड जो होता है आरबीआई का उससे नीचे है। उसके पीछे रीजंस गुड मॉनसून भी है, एडिक्वेंट फूड सप्लाई थी, है ना, गवर्नमेंट मेजर्स थे, ठीक है। सो दिस आर द रीजन। चलो आई होप ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। नाउ डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन की हम लोग थोड़ा सिचुएशन देख लेते हैं क्या क्या हुआ है इसके अंदर, बट ओवरऑल पिक्चर तो मैंने समझा दी है। तो देखो, ड्यूरिंग FY22 जो सब ग्रुप होते हैं लाइक ऑयल, फेट, फ्यूल, लाइट और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ऐसे सब जो इन्फ्लेशन के सब ग्रुप हैं, वो उनमें जो है हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला, ठीक है। दैट वाज रीजन उसमें यही था कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से, है ना, ड्यू टू पेंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से, है ना। और दूसरा ये है कि रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन था, अभी हम लोग ने डिस्कस किया, बहुत हाई हो गया था। रिटेल इन्फ्लेशन वाज मेनली ड्रिवन बाय द हाई फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। इसका मतलब है कि जो फूड की प्राइजेस थी ना वो बहुत हाई थी। वाइल द कोर इन्फ्लेशन, देखो ये मैंने बताया था, कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, हम लोग फूड को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, फूड और जो एनर्जीज प्राइजेस हैं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो वो जो है ना वो मॉडरेट लेवल पे ही था जो कोर इन्फ्लेशन था। बट जो फूड इन्फ्लेशन था वो मतलब जो रिटेल इन्फ्लेशन है, लाइक जो हेडलाइन इन्फ्लेशन या नॉर्मल यू कैन से द इन्फ्लेशन, वो हाई था। उसके पीछे का रीजन क्या था, हाई फूड प्राइसेस, ठीक है, और हाई यू कैन से द हाई फूड इन्फ्लेशन, है ना। उसके पीछे रीजन ये था, ना कि कोर इन्फ्लेशन, बिकॉज कोर इन्फ्लेशन तो मॉडरेट लेवल पे था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द कोर इन्फ्लेशन और व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन, ताकि आप ये सब पॉइंट समझ पाओ, ठीक है। नाउ आपको समझ में आया होगा। अब फूड इन्फ्लेशन जो उसकी रेंज थी 4.2% से 8.6% से चला गया था बिटवीन अप्रैल टू दिसंबर 2022, व्हाइल द कोर इन्फ्लेशन रेट स्टे अराउंड द 6%, एक्सेप्ट अप्रैल में छोड़ के, अप्रैल में ज्यादा हो गया होगा, बाकी सब टाइम वो अराउंड द 6% ही था कोर इन्फ्लेशन, राइट। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि जो रूरल अर्बन इन्फ्लेशन है उसमें जो डिफरेंस है दोनों के इन्फ्लेशन में वो कम हो रहा है। इफ यू सी द ये हेडलाइन इन्फ्लेशन की यहाँ पे डेटा दिया गया है, रूरल के लिए जो डॉटेड लाइन है वो रूरल इन्फ्लेशन शो कर रही है, और जो अर्बन है उसके लिए रेड लाइन जो है वो अर्बन इन्फ्लेशन रेट शो कर रही है। तो उसमें देखोगे तो यहाँ पे देखो उन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे देखो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बट राइट नाउ आफ्टर अप्रैल और ये सब में देखोगे तो इन सब में जो है वो जो डिफरेंस था इंटरेस्ट रेट में वो कम हो गया है ना। ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है बाय द ग्राफ। रूरल इन्फ्लेशन हैज रिमेन अबव इस अर्बन काउंटरपार्ट थ्रू आउट द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब देखो ये जो डॉटेड लाइन है वो देखोगे तो ये जो रेड लाइन है उससे ऊपर ही रही है, ठीक है। लेट मी इरेज दिस पार्ट सो यू कैन सी, ओके। सो अगर आप देखो यहाँ पे तो जो ये डॉटेड लाइन है ये क्या है, रेड लाइन से ऊपर ही रही है ना। नाउ फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो हैव कूल डाउन आफ्टर द रीचिंग द हाई 8.3% इन द अप्रैल 2022। सो जैसे बताया मैंने कि ये हाई हो गया था, है ना, फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई था, वो हो गया था 8.3% इन अप्रैल। एंड बट आफ्टर मॉडरेट ग्लोबल फूड प्राइजेस कम हुई और फार्म इनपुट कॉस्ट कम हुई, क्योंकि फार्म इनपुट कॉस्ट में एक्चुअली मेनली आपको समझना चाहिए कि फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर के ये बहुत जो रसिया और यूक्रेन ये दोनों बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो फर्टिलाइजर की प्राइजेस उस समय बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, आप लोगों ने न्यूज में भी ये चीज़ सुनी होगी। चलो ठीक है। अब देखो रूरल इन्फ्लेशन रिमेन लोअर देन द अर्बन काउंटर पार्ट थ्रू आउट द करेंट फिजिकल, एक्चुअली ये फ्यूल इन्फ्लेशन है रूरल का, वो नीचे ही रहा अर्बन से। उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि क्योंकि वो लोग मोस्ट ऑफ उनका जो ट्रेडिशनल फ्यूल होता है जैसे कि फायरवुड और कॉर्डक, है ना, एज अगर हम लोग अर्बन एरिया में देखें तो वहाँ पे पेट्रोल और डीजल होता है, इसलिए, ठीक है। अच्छा,
तो ये जैसे हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि मेजोरिटी ऑफ स्टेट में जो था हायर रूरल इन्फ्लेशन था देन द अर्बन, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है कि हायर रिटेल इन्फ्लेशन इन द मेजोरिटी ऑफ स्टेट इन द FY23। तो एक्चुअली यहाँ पे जो FY22 का इन्फ्लेशन आप कंपेयर करो FY23 से, तो FY23 में मोस्ट ऑफ स्टेट में हायर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि तेलंगाना में देखो तो इन्फ्लेशन जो है 2022 से 2023 में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल में भी, हरियाणा में भी। बट कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन कम हुआ है, जैसे कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, है ना। यहाँ पे देखो तो इन्फ्लेशन कम हुआ है 2022 से 2023 में, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ये डेटा प्रेजेंट कर रहा था। नाउ अभी हम लोग ने जो भी बात की वो सीपीआई की बात की, है ना। अब यहाँ पे डब्ल्यूपीआई की बात करेंगे। सीपीआई में मोस्ट ऑफ कंज्यूमर के इन्फ्लेशन को कैप्चर करता है, डब्ल्यूपीआई जो है जो प्रोडक्शन कॉस्ट को मतलब मोस्ट ऑफ कैप्चर करता है। तो इसमें जो है डब्ल्यूपीआई जो हाई था उसमें मेन रीजन था ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, ठीक है। तो डब्ल्यूपीआई जो बेज इन्फ्लेशन था वो रिमेन लो ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। वाई रिमेन लो, इसके पीछे रीजन ये है कि उस समय जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो उस समय लॉकडाउन समय में वो लो ही रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी उतनी हो नहीं रही थी। बट आफ्टर पेंडेमिक, आफ्टर पोस्ट पेंडेमिक हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो उसी तरीके से जो इनपुट कॉस्ट है उनकी प्राइजेस इंक्रीज होना शुरू हो गई, और उसमें भी फिर जो वॉर हुई उसने और भी इस प्राइजेस को इंक्रीज कर दिया बाय डिस्टर्बिंग द ग्लोबल सप्लाई चेन। तो हुआ क्या, एज ए रिजल्ट डब्ल्यूपीआई जो है क्लाइम टू द अबाउट 13% इन FY22, ठीक है। अभी हम लोग पूरे ट्रेंड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। और प्राइजेस ऑफ द आइटम लाइक पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल्स, है ना, इन सब का जो है ना, ये एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम इम्पोर्ट करते हैं अदर्स कंट्रियों से, ठीक है। तो ये हमारी डोमेस्टिक डब्ल्यूपीआई में भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारी डब्ल्यूपीआई जो है वो हाई हो गई थी। नाउ लेट्स सी द मंथली ट्रेंड ऑफ द दिस डब्ल्यूपीआई। तो WPI has been sliding down from the its peaks 16.6% in May 2022। तो इस अगर CPI की बात करें तो उसने पीक देखा था अप्रैल के अंदर, ठीक है। वेयर एज अगर WPI की बात करें तो इसने पीक देखा था 16.6% का इन मई, ठीक है। और इसका कितना था 7.8% था, राइट। अभी उन्होंने पीछे डिस्कस किया ना, ठीक है, ओके। नाउ अभी अभी देखो अगर दिसंबर में देखो तो कितना हो गया है 5% हो गया है, जो कि हमारा जो सीपीआई है दिसंबर में कितना है 5.7% है। सो यू कैन सी दैट बोथ आर कन्वर्जिंग ऑल्सो, दोनों पास में भी आ चुके हैं। आगे हम लोग ये बात अभी डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए थे, हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में ही बात की कि गवर्नमेंट मेजर लिए हैं टू कंटेन इन्फ्लेशन प्राइजेस, ठीक है। तो उसमें क्या उन्होंने किया था, तो एक्चुअली मैंने शॉर्ट में बता दिया था कि इम्पोर्ट ड्यूटी मोस्ट ऑफ कम कर दी थी, ठीक है। इम्पोर्ट ड्यूटी उन्होंने रिड्यूस कर दिया था, तो उससे क्या होगा, जो हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी, तो उसकी प्राइजेस अपने आप कम हो जाएंगी, जो कि गवर्नमेंट के हैंड में होता है, ठीक है। तो फ्यूल प्राइजेस जो है देखो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दी थी, तो वो फेज वाइज की थी। वहाँ पे ये डिस्कशन है कि फर्स्ट फेज में उन्होंने पेट्रोल पे 5 रुपये कम किए और डीजल पे 10 रुपये कम किए, है ना। तो जो कि 4 नवंबर 2021 में किए थे। सेकंड फेज में मई में उन्होंने किया 8 पर लीटर और 16 पर लीटर इन डीजल, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली उन्होंने प्लास्टिक प्रोडक्ट में भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की, ठीक है, जो कि रॉ मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पे वो डिस्कशन है, वो डेटा पॉइंट है कि 2.5% से 1% कर दिया, 5% से 2.5% कर दिया, अलग अलग जो यहाँ पे प्रोडक्ट बताए गए हैं। नाउ स्टील के अंदर भी सेम इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द मेजर इनपुट, जो कि ये कोकिंग कॉल है, पीसीआई कॉल है, इन सब पे इन्होंने कम किया फ्रॉम 2.5 to 0, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने कॉटन में भी यही काम किया, डायमंड के अंदर और केमिकल प्रोडक्ट के अंदर। सो ये आप लोग रीड कर सकते हो। ये सिंपली इन्होंने जो कस्टम ड्यूटी यू कैन से और जो इम्पोर्ट ड्यूटी वो कम करके इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश की है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो फ्यूल प्राइजेस है, जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये ड्यूरिंग द वॉर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, बट आफ्टर दैट वॉर जैसे नॉर्मलाइज, अभी भी वॉर तो चली रही है बट नॉर्मलाइज हो गई है जैसे जैसे सिचुएशन, तो जो है ना ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस भी फॉल हो रही हैं। तो कैसे फॉल हो रही हैं, क्या सिचुएशन रही है, इसकी भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब एक्चुअली में डिमांड कम थी, जब ओवरऑल कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन था तो उसमें डिमांड बहुत कम थी, सिंपल सी बात है, क्योंकि उस समय ट्रैवलिंग हो ही नहीं रही थी, है ना। ऑयल्स की कुछ लॉकडाउन है, कहाँ से ऑयल की डिमांड कम थी, तो उस समय क्या था, उस समय प्राइजेस कितनी चल रही थी, $20 to $65 पर बैरल। बट एक्चुअली हुआ क्या, उस डिमांड कम होने की वजह से जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, जो ओपेक है और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उन लोग के रेवेन्यू फॉल हुए होंगे, बिकॉज दे मोस्टली डिपेंड अपॉन द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल। मोस्ट ऑफ कंट्री हैं जो ऑयल प्रोड्यूसिंग है और उनका वो बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है, तो वो फॉल हो गया। तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही डिमांड, जैसे
कोविड रेस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं अलग अलग कंट्रियों में, तो उन लोगों ने क्या किया, जो सप्लाई होती है ना वो कम कर दी क्रूड ऑयल की। ओपेक ने वो साथ में डिसाइड कर लिया कि हम लोग भाई नहीं देंगे ऑयल। ऑयल की उन्होंने सप्लाई कम कर दी, जिसकी वजह से होगा क्या, जब अगर उन्होंने सप्लाई कम कर दी बट डिमांड तो कम नहीं हुई ना। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने सप्लाई कम कर दी है ना, डिमांड नॉर्मल ही रही। अगर डिमांड नॉर्मल है, डिमांड व्हाट नॉर्मल, वो एक्चुअली इंक्रीज हो रही थी ना आफ्टर कोविड। तो हुआ क्या, प्राइजेस इंक्रीज होने शुरू हो गई। तो आप देखोगे उसमें इनिशियली प्राइजेस देखो कितनी इंक्रीज हुई है, ठीक है। अच्छा, ये प्राइजेस इंक्रीज हुई, एक तो फर्स्ट रीजन ये था कि ओपेक कंट्रियों ने किया। दूसरा रीजन क्या था कि अगेन द वॉर, वॉर की वजह से प्राइजेस फिर से इंक्रीज हो गई। तो जून के अंदर अगर देखा जाए तो इंडियन जो बास्केट ऑफ क्रूड ऑयल है वो पीक था उसका $116 पर बैरल, ठीक है। बट वहां से आफ्टर ऑल द सिचुएशन जैसे नॉर्मलाइज हुई है ना, उसकी वजह से, और गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने भी देखा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे इंपोर्ट ड्यूटी सब चीज़ों पे कम की थी, और स्टेट गवर्नमेंट ने वेट कम किया, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वेट। तो उससे हुआ क्या कि अभी प्राइजेस जो है वो डिक्लाइन होके कितने डॉलर पे हैं, 78 है ना, $78 पर बैरल, ठीक है, वो दिसंबर 2020 में ये है। बट ओवरऑल जो हमें रियलाइज होती है वो तो जो स्टेट गवर्नमेंट कम करेगी उससे हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। बट ओवरऑल अभी जो ग्लोबल प्राइस है वो $78 थी, है ना, इन द दिसंबर 2022। अच्छा, नाउ मैंने डेटा में तो पहले ही बता दिया कि कन्वर्जेंस ऑफ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, हमें इन दोनों का कन्वर्जेंस क्यों चाहिए। अब ये अलग है बिकॉज देखो इनमें डाइवर, पहले बेसिक पॉइंट ये समझ लो कि क्यों इनमें डाइवर्जेंस क्यों है, ठीक है। ये रेड लाइन जो है ना डब्ल्यूपीआई शो कर रही है, और ये ब्लू लाइन सीपीआई और हाँ सीपीआई शो कर रही है, ठीक है। तो इसमें पहली बात तो ये समझो कि इसमें डाइवर्जेंस क्यों है, इसमें इतना गैप क्यों है। तो रीजन बिहाइंड इट, जो उनका कंपोजिशन है ना दोनों के अंदर, उनमें डिफरेंस है, जो वेट इज असाइन हुआ है अलग अलग कमोडिटी में, वो दोनों में डिफरेंस है। तो सिंपलेस्ट रीजन बिहाइंड इट कि इनमें डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगा, इन दोनों के इन्फ्लेशन में गैप देखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, राइट। बट वाई वी वॉन्ट दैट, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट, सिंपल सी बात है, अगर वो उनमें अगर वेटेज अलग है, उनमें अगर कंपोजिशन अलग अलग है तो वो अलग अलग ही चलेंगे। बट स्टिल वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस बोथ इंडिकेटर, क्योंकि जब भी ये दोनों कन्वर्ज करते हैं ना तो मार्केट बहुत एफिशिएंटली काम कर पाता है। ये तो एक आर्टिकल है 2016 का, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। बट वाई, तो मैंने मेरे को एक्सप्लेनेशन भी तो देना पड़ेगा कि क्यों भाई इनका कन्वर्जेंस होगा तो क्यों ये मार्केट एफिशिएंटली वर्क करेगा। तो मैं जो समझ पाता हूँ उससे ये है कि जब भी कन्वर्जेंस होगा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का इन्फ्लेशन का, तो उससे पॉलिसी मेकर को बहुत इजीली, मतलब जब एक्यूरेट पिक्चर का वो लोग आइडिया लगा पाएंगे व्हाट इज द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन इन्फॉर्म, मतलब वो डिसीजन ले पाएंगे ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी, है ना, और उससे आरबीआई भी उसी बेसिस पे आसानी से डिसीजन ले पाएगी। तो दैट्स व्हाई कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, तो अब यहाँ पे ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो रहा हुआ है। तो आप डेटा में देख ही सकते हो कि पहले तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई बहुत डाइवर्जेंस है, बहुत ज़्यादा। अगर उसकी, जहाँ पे अगर डब्ल्यूपीआई की बात करूँ तो उसकी प्राइस अबाउट 10 देखने को मिली है, अबाउट 10%। वेयर एज इफ यू सी द सीपीआई वो बिलो 6 है। एक टाइम आया था अप्रैल के अंदर जिसमें वो 7.8 गई थी, है ना। तो एक्चुअली इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस का गैप है वो मैक्सिमम कब था, नवंबर 2021 में, वो जो था 10% था। उसके बाद वो नैरो डाउन होना शुरू हुआ, फिर वो जब भी वॉर हुई तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, बट वो आफ्टर द वॉर क्या हो गया, देखो फेब में वॉर हुई, उसका इफेक्ट देखो आगे देखने को मिला कि और भी ज्यादा डाइवर्जेंस हो गया। फिर आफ्टर दैट डाइवर्जेंस जैसे सिचुएशन नॉर्मल हुई, कमोडिटी प्राइजेस फॉल होना शुरू हुई, क्रूड ऑयल प्राइजेस फॉल होना शुरू हुई, और डोमेस्टिक में भी मॉनसून फेवरेबल हुई, वैक्सीनेशन की वजह से इकोनॉमी का एक्टिविटी स्टार्ट हुई, तो ये दोनों देखो कन्वर्ज कर गई। अभी दोनों अराउंड 5 समथिंग है, ठीक है, जो डेटा अभी हम लोग ने शो कर चुका हूँ, ठीक है। तो दैट शो द कन्वर्जेंस ऑफ डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। आप लोग को समझ में आ गया क्यों डिफरेंसेस है और कैसे ये लोग कम होना शुरू हुए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो है ना सर्वे जो है आरबीआई के द्वारा है कि एक्चुअली ये क्या करता है, ये बिजनेसमैन जो होते हैं और जो हाउस होल्ड हैं उनसे सर्वे लेते हैं कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर इन्फ्लेशन। तो एक्चुअली उसमें इन्होंने रिजल्ट जो दिया है वो क्या है, फॉलिंग है ना, जो ट्रेंड है एक्चुअली। तो 1 year ahead इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड बाय द बिजनेस हैव शोन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड इन द करंट फिजिकल ईयर, ठीक है। अच्छा, why this is important for us? तो a falling inflation expectation can be seen as a positive development in the economy. How? So it can help to keep the actual inflation low and stable. और जब भी लो इन्फ्लेशन रहता है और स्टेबल रहता है तो वो एक्चुअली उस समय इकोनॉमी अच्छा ग्रो करती है ना। नहीं तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर अगर आपको एग्जांपल लेना है कि नहीं हमें इन्फ्लेशन हाई चाहिए,
तो टेक द एग्जांपल ऑफ एनी कंट्री दैट जिसके पास इन्फ्लेशन हाई है। अभी के लिए पाकिस्तान का ले लेते हैं, तो पाकिस्तान में अभी देखो ना क्या हालत है, इन्फ्लेशन हाई है तो आटा की खबरें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। बेचारा आटा भी आजकल सोच रहा होगा आजकल तो मैं बहुत फेमस हूँ, है ना। कुकिंग बेचारा आजकल साइड मतलब लेफ्ट आउट फील कर रहा होगा कि आजकल मुझे कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, क्योंकि भैया आटा वाले ही मतलब वही न्यूज़ों में छाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेजरमेंट जो हुए हैं फॉर द प्राइस स्टेबिलिटी। तो जैसे हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था कि 8 अप्रैल 2020 तक का प्राइजेस जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% है। उसके बाद धीमे धीमे टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो क्या करेगी, बार बार जो ये अपना इंटरेस्ट रेट है और पॉलिसी रेपो रेट जो है अंडर द एलएफ है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी जो मार्केट के अंदर है उसको एडजस्ट करना। क्यों, कैसे एडजस्ट करना है, बाय व्हेन वी हैव टू सपोर्ट द ग्रोथ तो लिक्विडिटी बढ़ा दो, अगर हमें इन्फ्लेशन कम करना है तो लिक्विडिटी कम कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये सिनेरियो है, तो उसमें क्या, जैसे जैसे इन्होंने फिर इंटरेस्ट रेट देखो कैसे इंक्रीज किया, पहले 40 पॉइंट बेसिस, अच्छा 40 पॉइंट बेसिस यानी 0.4%, राइट। तो जैसे 4% था तो कितना हो गया, 4.4% हो गया। सिमिलरली 50% किया तो 4.9 हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो 6.25 लास्ट दिसंबर तक का इन्होंने किया था। अभी जो लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी ने फिर से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है, वो इंक्रीज जो किया है 0.25 और यू कैन से 25 बेसिस पॉइंट से किया है। तो अभी जो नया आपको रेपो रेट में बता दूं वो कितना हो गया है, 6.5% हो गया है, ठीक है, जो कि अभी 8 फेब को किया था, है ना। तो आई होप ये तो सिंपल था, इसका डिस्कशन मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों मॉनेटरी पॉलिसी ने ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया। नाउ हाउस प्राइसिंग, सो हियर एक्चुअली हाउस प्राइसिंग क्यों हम लोग व्हाट हाउस प्राइसिंग शोइंग अस, तो एक्चुअली इट इज हेल्प बहुत इंफॉर्मेशन जो है हाउस प्राइसिंग पे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मॉनिटरिंग हाउस प्राइजेस इज एसेंशियल फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइस स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ। तो देखो एक्चुअली क्या है, मूवमेंट इन द प्राइस अफेक्ट द कंज्यूमर स्पेंडिंग थ्रू इट्स इफेक्ट्स ऑन द हाउस होल्ड वेल्थ एंड द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और यहाँ पे डेटा किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है, तो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ना वो दो हाउसिंग प्राइस प्रेजेंट इंडेक्स जो है प्रेजेंट करता है। पहले उसका एक नाम है एचपीआई असेसमेंट प्राइस, है ना, जो कि हाउसिंग प्राइस इंडेक्स, और एचपीआई मार्केट प्राइस, है ना। तो इन दोनों को क्वार्टरली वो डेटा प्रेजेंट करता है, और जो कि यहाँ पे देखो तो स्टेटली ना एचपीआई की वैल्यू दोनों की जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। तो एक्चुअली नॉर्मली इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या था, स्टेबल मॉडरेट इंक्रीज इन द एचपीआई also offer the confidence to the homeowners and home loan financier in the terms of the return value of the asset, right। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक स्कीम थी तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ऑफकोर्स स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है गवर्नमेंट की। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये एक स्कीम है जो कि लॉन्च की गई है इन द जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल एट द अफोर्डेबल प्राइस, है ना, एट ऑल अंडर दिस स्कीम। इसके स्कीम के अंदर है क्या, तो आउटलेट ओपन होंगे जिनका नाम रखा जाएगा जन औषधि केंद्र, है ना। वहाँ पे आपको क्या है, जो क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन है वो आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगी, है ना। तो ये रहा उसकी अबाउट डेटा की कितने ओपन होंगे, है ना, ऐसे 9000 ओपन होंगे, है ना, अक्रॉस द कंट्री ओपन हो चुके हैं, ठीक है। और एट द प्रेजेंट इसके पास कितने मतलब दवाइयाँ होंगी, तो वो 1759 मेडिसिन और 280 सर्जिकल डिवाइसेस अवेलेबल होंगे यहाँ पे सेल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें जो पूरा वो जो होल डिस्कशन है यहाँ पे उसका समरी यू कैन से, है ना, तो जो भी हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा गया है, सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग्स, है ना। तो जैसे कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है पीक ले लिया था 7.8% इन अप्रैल, तो जो कि आरबीआई के टॉलरेंस बैंड से ऊपर था, तो आरबीआई ने उस पर मेजरमेंट ली है। और फिर गवर्नमेंट ने कौन कौन से मल्टी प्रोडक्ट अप्रोच टू टेम द और डिक्रीज द प्राइस लेवल, तो उन्होंने पहले किया था फेज वाइज रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल, इंपोर्ट ड्यूटी ऑन द मेजर इनपुट वाट ब्रॉट टू द जीरो, है ना, ठीक है। और ऐसे ही प्रोविजन ऑफ द एक्सपोर्ट उन्होंने मतलब कम कर दिया था, रिडक्शन ऑफ द बेसिक ड्यूटी ऑन द क्रूड, है ना, ऐसे